चैप्टर लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। लैंडफॉर्म्स वो छोटी या मीडियम साइज की सरफेस होती है जो अर्थ के ऊपर होती है, और जब कई लैंडफॉर्म्स एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम लैंडस्केप कहते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी एक साइंस है जो लैंडफॉर्म्स के स्टडी से रिलेटेड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स को बनाने में जियोमॉर्फिक एजेंट का रोल होता है, जैसे रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एक्सेट्रा। आज हम रनिंग वाटर के बारे में बात करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट है, स्पेशली ह्यूमिड रीजन में जहां हैवी रेनफॉल होती है। रनिंग वाटर रनिंग वाटर एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है जो लैंडस्केप को शेप देती है। रनिंग वाटर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, ओवरलैंड फ्लो और शीट फ्लो। जब पानी जमीन के ऊपर फ्लो करता है बिना किसी स्पेसिफिक चैनल के, जिसे हम शीट फ्लो कहते हैं। लीनियर फ्लो, जब पानी रिवर और स्ट्रीम के थ्रू वैली में फ्लो करती है, इसे हम लीनियर फ्लो कहते हैं। रनिंग वाटर के थ्रू लैंडफॉर्म्स तीन स्टेज में इवॉल्व होते हैं: यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। चलिए इसको समझते हैं। यूथ स्टेज यूथ स्टेज में रिवर का फ्लो ज्यादा वर्टिकल होता है, मतलब रिवर नीचे की तरफ इरोजन करती है। इस स्टेज में रिवर के पाथ बहुत नैरो होते हैं और ये फीचर्स डेवलप होती है, जैसे वी शेप वैली। जब रिवर वर्टिकल इरोजन करती है तो रिवर के साइड स्टीप हो जाते हैं और एक वी शेप वैली बन जाता है। गॉर्जेज, ये डीप नैरो वैली होते हैं जो रिवर के कंटिन्यूअस इरोजन से बनते हैं। रिवर कैप्चर, हेडवार्ड इरोजन, जब एक रिवर दूसरी रिवर को कैप्चर कर लेती है अपने फ्लो के थ्रू, इस प्रोसेस को रिवर कैप्चर कहते हैं। वाटरफॉल, रैपिड एंड कैटेरैक्ट्स, ये सब फीचर्स तब बनते हैं जब रिवर का फ्लो ज्यादा फास्ट हो और रिवर के पाथ में रॉक या ऑब्स्टेकल्स आए। इंटरलॉकिंग स्पर्स, ये माउंटेन रिजेज होते हैं जो रिवर के दोनों साइड पर होते हैं और रिवर उनके बीच से फ्लो करते हैं। अब मैच्योर स्टेज में रिवर का फ्लो लेटरल यानी कि साइड वे हो जाता है और रिवर वैली वाइडन होती है। इस स्टेज में रिवर का पाथ ज्यादा स्मूथ हो जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डेवलप्ड होते हैं, जैसे वैली वाइडनिंग। रिवर अब वर्टिकल इरोजन के बजाय लेटरल इरोजन करती है, जिससे वैली का साइड वाइडन होता है। फ्लड प्लेन्स, ये प्लेन्स रिवर के साइड पर बनते हैं जब रिवर ओवर फ्लो करती है और अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। मिएंडर्स, ये रिवर के पाथ के कर्व होते हैं जो रिवर का फ्लो स्लो करती है। इंसाइज मेंडर्स, ये मेंडर्स डीप होते हैं जो रिवर के इरोजन की वजह से बनते हैं। टेरेसेस, ये फ्लैट एरिया होते हैं जो रिवर के ओल्ड फ्लड प्लेन्स होते हैं जहां रिवर ने पहले इरोजन किया था। पॉइंट बार्स एंड स्लिप ऑफ स्लोप्स, पॉइंट बार रिवर के इनर साइड पर बनते हैं जब रिवर का फ्लो स्लो होता है, और स्लिप ऑफ स्लोप रिवर के आउटर साइड पर बनते हैं। अब बात करते हैं ओल्ड स्टेज में रिवर का फ्लो काफी स्लो हो जाता है और ज्यादा लेटरल इरोजन होता है। इस स्टेज में रिवर का पाथ काफी वाइड हो जाता है और कई न्यू फीचर्स डेवलप होते हैं, जैसे एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स। ये वाइड फ्लैट एरिया होते हैं जो रिवर के ओल्ड फ्लड प्लेन्स के रूप में डेवलप होते हैं। मिएंडर एंड ऑक्सबो लेक, मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक पुरानी रिवर के पास होते हैं। जब रिवर का एक लूप कट ऑफ हो जाता है तो एक एक्सबो लेक बनता है। ब्रेडेड स्ट्रीम, ये स्ट्रीम मल्टीपल चैनल में डिवाइड हो जाती है और बीच में सेडिमेंट डिपॉजिट होती है। लेवीज, ये रेज एरिया होते हैं जो रिवर के साइड पर बनते हैं जब रिवर अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। डेल्टाज, ये लैंडफॉर्म्स रिवर के माउथ पर बनते हैं जब रिवर अपना सेडिमेंट ओशियन या लेक में डिपॉजिट करती है।
अब बात करते हैं पेनेप्लेन और मेनाडनॉक्स। पेनिप्लेन ये एक फ्लैट सरफेस होते हैं जो लॉन्ग टर्म इरोजन के बाद बनते हैं। ये सरफेस एक ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेन होता है जिसमें कुछ हार्ड रॉक रेमिनेंट हो दिखती है। मोनेडनॉक्स ये वो स्टडी ये वो स्टर्ली रॉक रेमिनेंट्स होते हैं जो पेनिप्लेन के ऊपर दिखती है। ये रॉक इरोजन से बच जाती है और एक आइसोलेटेड हिल के रूप में दिखती है। अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रनिंग वाटर को डिटेल में देखते हैं। रनिंग वाटर का काफी बड़ा रोल होता है लैंडफॉर्म बनाने में। जब पानी अपने पास में इरोजन करती है तो ये अलग अलग टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बना सकता है जिनमें हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में सीखेंगे जो रनिंग वाटर के थ्रू बनते हैं। फर्स्ट, वैली। वैली का फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें छोटी छोटी रील्स यानी कि नैरो स्ट्रीम से लेकर वाइड गलीज और फिर वैली तक का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में इरोजन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी शेप वैली। ये वैली तब बनती है जब रिवर वर्टिकल इरोजन करती है, मतलब रिवर अपने पाथ को नीचे की तरफ इरोड करती है। ये वैली वी शेप में होती है और ज्यादातर उन जगह पर बनती है जहां रॉक हार्ड होते हैं। जॉर्जेज गॉर्जेज भी डीप और नैरो वैली होते हैं, लेकिन इनके साइड स्टीप होते हैं और वाइड टॉप और बॉटम पर सेम होती है। ये हार्ड रॉक में बनते हैं। कैनियंस कैनियंस का फॉर्मेशन भी रिवर के इरोजन के थ्रू होता है, लेकिन ये स्टेप लाइक स्लोप्स के साथ बनते हैं। कैनियंस टॉप से वाइड होते हैं और नीचे से नैरो होते हैं। ये ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में बनते हैं और ड्राई एरिया में मिलते हैं। ग्रैंड कैनियंस इसका फेमस एग्जाम्पल है। अब पोथोल्स एंड प्लंज पूल्स। पोथोल्स ये सर्कुलर डिप्रेशन होता है जो रॉकी स्ट्रीम बेड पर बनते हैं। ये इरोजन और एब्रेशन के थ्रू बनते हैं जब पेबल्स और बोल्डर्स स्ट्रीम के फ्लो के साथ मूव करते हैं। ये स्टोन पोथोल्स में गिरते हैं और रोटेट करते हैं जिससे डिप्रेशन और डीपर होता है। प्लंज पुल ये पुल वाटरफॉल के नीचे बनते हैं जहां पानी गिरता है। वाटरफॉल के गिरने से पानी का फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि ये सॉफ्ट रॉक को इरोड कर लेता है, जिससे प्लंज पुल बनते हैं। ये पुल डीप होते हैं और वाटरफॉल के बेस पर मिलते हैं। अब इंसाइज और इंट्रेंच्ड मियंडर्स मियंडर्स वो लूप लाइक चैनल होते हैं जो रिवर के पास में बनते हैं। जब रिवर का फ्लो स्लो होता है तो वो अपने कोर्स चेंज करती है और मेंडर्स बनाती है। ये मेंडर्स ज्यादातर फ्लड प्लेन्स और डेल्टा प्लेन्स में मिलते हैं जहां रिवर का ग्रेडियंट जेंटल होता है। इंट्रेंच्ड मेंडर्स ये वो मेंडर्स होते हैं जो हार्ड रॉक में डीपली कट होते हैं। ये मेंडर्स टाइम के साथ वाइडन और डीपेन हो जाते हैं और इवेंचुअली जॉर्जेज और कैनियंस बन जाते हैं। ये मेंडर्स मेनली हार्ड रॉक एरिया में मिलते हैं। ऑक्सबो लेक जब मेंडर्स इतने ज्यादा बेंड हो जाते हैं कि वो रिवर के पाथ से कट ऑफ हो जाते हैं तो उन्हें ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये लेक रिवर के पुराने कोर्स के रूप में बनती है। अब रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेंडर्स को देखते हैं। जेंटल ग्रेडियंट जब रिवर का स्लोप जेंटल होता है तो रिवर का फ्लो स्लो हो जाता है और वो अपना कोर्स चेंज करने लगती है, जिससे मेंडर्स बनते हैं। कोरियोलिस फोर्स अर्थ की रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स भी रिवर के फ्लो को इन्फ्लुएंस करती है और मेंडर्स को शेप देती है। इरेगुलरिटीज अलोंग द रिवर बैंक्स अगर रिवर बैंक पे इरेगुलरिटीज है तो रिवर का फ्लो उस इरेगुलरिटी के अराउंड टर्न करता है, जिससे मेंडर्स बनते हैं। अब बात करते हैं रिवर टेरेस की। रिवर टेरेसेस एक ऐसी
सरफेस होते हैं जो पुराने वैली फ्लड या फ्लड प्लेन्स लेवल को मार्क करते हैं। ये टेरेसेस तब बनते हैं जब रिवर अपनी डिपोजिशनल प्लेन में वर्टिकल इरोजन करती है, मतलब रिवर अपने पाथ को नीचे की तरफ इरोड करती है और पुराने फ्लड प्लेन्स लेवल को एक्सपोज करती है। चलिए फॉर्मेशन ऑफ रिवर टेरेसेस को देखते हैं। रिवर टेरेसेस का फॉर्मेशन कई रीजन की वजह से होता है, जैसे वर्टिकल इरोजन। जब रिवर अपने पुराने फ्लड प्लेन्स को इरोड करती है तो उसके नीचे का लेवल नए टेरेस बनाते हैं। रिसाइडिंग वाटर, जब पीक फ्लो के बाद पानी का लेवल नीचे गिरता है तो टेरेस बनने लगते हैं। क्लाइमेट चेंज, अगर क्लाइमेट में चेंज होती है जैसे कि टेम्परेचर या रेनफॉल में वेरिएशन, तो वाटर का फ्लो चेंज होता है और टेरेस बनाते हैं। टेक्टोनिक अपलिफ्ट, अगर लैंड का अपलिफ्ट होता है ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी तो रिवर अपने पाथ को नीचे इरोड करती है और टेरेसेस बनाते हैं। सी लेवल चेंजेस, अगर रिवर सी के करीब है तो सी लेवल चेंजेस भी रिवर टेरेसेस का फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिवर टेरेसेस को देखते हैं। पेयर्ड टेरेसेस, पेयर्ड टेरेसेस दोनों साइड पर एक ही एलिवेशन पर मिलते हैं। ये टेरेसेस तब बनते हैं जब रिवर के दोनों बैंक पर इरोजन एक ही रेट से हो रहा होता है। पेयर टेरेसेस का फॉर्मेशन मोस्टली यूनिफॉर्म हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन और स्टेडी इरोजन की वजह से होता है। अब अनपेयर्ड टेरेसेस, अनपेयर्ड टेरेसेस एक ही साइड पर होते हैं या दोनों साइड पर डिफरेंट एलिवेशन पर होते हैं। ये टेरेसेस तब बनते हैं जब लैंड का अपलिफ्ट स्लो हो रहा होता है या रिवर के दोनों साइड पर इरोजन का रेट डिफरेंट होता है। ये टेरेसेस उन एरिया में कॉमन होते हैं जहां लैंड का अपलिफ्ट अनइवन हो। अब बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के थ्रू जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं उनमें एल्यूविनियम फेंस, डेल्टा और फ्लड प्लेन्स काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इन सबको समझते हैं। एलुवियल फेंस, एलुवियल फेंस तब बनते हैं जब माउंटेन स्ट्रीम जो कि बहुत ज्यादा कोर्स सेडिमेंट कैरी करते हैं लो ग्रेडियंट फुट स्लोप पर पहुंचती है। जब स्ट्रीम अपना फ्लो स्लो करती है और सेडिमेंट डिपॉजिट करने स्टार्ट करती है तो ये सेडिमेंट एक कोन शेप फेन बनाता है। इस प्रोसेस को एलुवियल फेन फॉर्मेशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है? जब स्ट्रीम अपने पाथ को फेन के अक्रॉस शिफ्ट करती है तो वो नए चैनल बनाती है। इन चैनल को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ह्यूमिड रीजन में एलुवियल फेन का स्लोप जेंटल होता है, लेकिन एरिड रीजन में जहां रेनफॉल कम होती है ये फेन्स ज्यादा स्टीप और हाई होते हैं। अब डेल्टास को देखते हैं। डेल्टास वो ट्रायंगुलर शेप के डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं जो रिवर के माउथ पर बनते हैं जब रिवर अपने पानी को लेक के सी में रिलीज करती है। जब रिवर अपने सेडिमेंट को सी या लेक में डिपोजिट करती है तो ये सेडिमेंट ट्रायंगुलर शेप में एक्युमुलेट होती हैं जो डेल्टा बनाते हैं। एलुवियल फेन्स और डेल्टाज में फर्क क्या है? डेल्टा में जो डिपॉजिट होते हैं वो वेल सॉर्टेड होते हैं, यानी कि सेडिमेंट का साइज क्लियरली डिफाइंड होते हैं और उनमें क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन होती है, मतलब सेडिमेंट एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के फॉर्म में होते हैं। आइडियल कंडीशन फॉर डेल्टा फॉर्मेशन को देखते हैं। सोलो सी लेक शोर, जहां पानी का डेप्थ कम हो। लॉन्ग रिवर कोर्सेस, रिवर को काफी लंबा रास्ता चाहिए होता है। मीडियम साइज सेडिमेंट, रिवर के सेडिमेंट का साइज मीडियम होना चाहिए। शेल्टर्ड सी कंडीशन, सी का एनवायरनमेंट स्टेबल होना चाहिए। एम्पल सेडिमेंट सप्लाई, रिवर को इनफ सेडिमेंट सप्लाई होनी चाहिए। स्टेबल कोस्टल ओशियनिक कंडीशन, कोस्टल कंडीशन स्टेबल होने चाहिए। अब बात करते हैं फ्लड प्लेन्स की। फ्लड प्लेन्स वो एरिया होते हैं जहां रिवर अपने कोर्स के दौरान सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। ये फ्लड प्लेन्स उन रीजन में बनते हैं जहां रिवर का फ्लो जेंटल होता है। फ्लड प्लेन्स में दो मेन पार्ट होते हैं। एक्टिव फ्लड प्लेन, ये रिवर बेड का वो हिस्सा होता है जो रिवर के डिपॉजिट से भरा होता है। इनएक्टिव
फ्लड प्लेन्स, ये वो हिस्सा होता है जो रिवर के बैंक के ऊपर होता है जहां अब रिवर का फ्लो नहीं होता। इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स में दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं। फर्स्ट, फ्लड डिपॉजिट। ये डिपॉजिट तब बनते हैं जब रिवर का पानी अपने बैंक को क्रॉस करके सराउंडिंग एरिया में चला जाता है। चैनल डिपॉजिट, ये वो डिपॉजिट होते हैं जो रिवर के चैनल के अंदर बनते हैं। डेल्टा के फ्लड प्लेन्स को डेल्टा प्लेन कहते हैं जो डेल्टा एरिया के अंदर होता है। अब बात करते हैं नेचुरल लेवीज। नेचुरल लेवीज ये लो लीनियर और पैरेलल रिज होते हैं जो लार्ज रिवर के बैंक के पास बनते हैं। जब रिवर अपना पानी अपने बैंक के ऊपर ले जाती है तो जो कोर्स सेडिमेंट होते हैं वो रिवर के बैंक पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये सेडिमेंट रिजेज बनाते हैं। शेप और स्लोप, लेवीज रिवर के पास स्टीप होते हैं और जैसे जैसे रिवर से दूर जाते हैं ये जेंटली स्लो करते हैं। ये लेवीज रिवर के बैंक के पास होते हैं और उनका काम है रिवर को ओवरफ्लो होने से रोकना। अब पॉइंट बार्स को देखते हैं। मेंडर्स बार, पॉइंट बार्स ये लिनियर सेडिमेंट होते हैं जो फ्लोइंग वाटर मेंडर्स के कॉन्वेक्स साइड यानी कि बाहर की साइड पर डिपॉजिट होते हैं। मेंडर्स एक लूप लाइक चैनल पैटर्न होता है जो रिवर के फ्लड प्लेन्स और डेल्टा प्लेन्स में दिखता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स बैंक, जब रिवर का फ्लो कॉनकेव बैंक यानी कि अंदर की साइड पर इरोजन करता है तो कॉन्वेक्स बैंक बाहर की साइड पर डिपॉजिट करता है। मेंडर्स तब बनते हैं जब रिवर का फ्लो लेटरल यानी कि साइडवे होता है और ये प्रोसेस लो चैनल ग्रेडियंट और अनकंसोलिडेटेड एलुवियल डिपॉजिट की वजह से होता है। अब ऑक्सबो लेक्स, ऑक्सबो लेक्स ये क्रिसेंट शेप वाटर बॉडीज होते हैं जो एबंडोन्ड मेंडर्स के वजह से बनते हैं। जब एक मेंडर का लूप इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है कि रिवर का फ्लो उसे कट अप कर देता है तो लूप का एक हिस्सा रिवर के मेन चैनल से अलग हो जाता है और एक ऑक्सबो लेक बन जाता है। यह प्रोसेस तब होता है जब रिवर का फ्लो अपने पाथ को चेंज करती है और मेंडर्स का नेक यानी कि मिडल पार्ट डिपॉजिट हो जाता है जिससे वो मेंडर्स आइसोलेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल ये जब रिवर का डिस्चार्ज कम हो और सेडिमेंट लोड ज्यादा हो तो रिवर का फ्लो मल्टीपल थ्रेड में डिवाइड हो जाता है। ये थ्रेड जब अपने पाथ को शिफ्ट करते हैं तो सैंड, ग्रेवल और पेबल्स का डिपॉजिट होता है और चैनल के अंदर बार्स और आइलैंड बन जाते हैं। ये प्रोसेस तब होता है जब रिवर का सेडिमेंट लोड ज्यादा और डिस्चार्ज कम हो जो ब्रेडेड पैटर्न बनाते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर और उसके बनने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में समझेंगे जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट रिच रॉक के एरिया में होते हैं। ग्राउंड वाटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है लैंडफॉर्म्स को शेप देने में, खासकर उन जगहों पे जहां ये रॉक पाए जाते हैं। चलिए समझते हैं, ग्राउंड वाटर का रोल को देखते हैं। ग्राउंड वाटर का मेन काम है इरोजन और डिसोल्यूशन। जब रेन वाटर और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो ये एक सॉल्वेंट का काम करते हैं जो कार्बोनेट रॉक जैसे लाइमस्टोन और डोलोमाइट को डिसॉल्व करते हैं। ये प्रोसेस सरफेस और अंडरग्राउंड दोनों जगह होते हैं। जब वाटर रॉक के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो रॉक को डिसॉल्व करते हैं और नए लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ग्राउंड वाटर को देखते हैं। सोलो होल्स। सोलो होल्स क्या होता है? ये स्मॉल टू मीडियम साइज राउंड या सब राउंडेड सोलो डिप्रेशन होते हैं जो लाइमस्टोन सरफेस पे सॉल्यूशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। जब वाटर लाइमस्टोन को डिसॉल्व करता है तो सरफेस पे ये छोटे होल्स बन जाते हैं। स्मॉल डिप्रेशन फॉर्म ऑन लाइमस्टोन सरफेस ड्यू टू डिसोल्यूशन, उसे सोलो होल्स कहते हैं। अब सिंक होल्स। सिंक होल्स क्या होता है? ये सर्कुलर डिप्रेशन होते हैं जो टॉप पे सर्कुलर और बॉटम पे फनल शेप होते हैं। सिंक होल्स दो तरीके से बनते हैं। फर्स्ट, सॉल्यूशन सिंक।
जब लाइमस्टोन को डिसॉल्व होने का टाइम मिलता है तो सरफेस पे डिप्रेशन बन जाता है, कोलैप्स सिंक। ये तब बनता है जब एक अंडरग्राउंड वॉइड या केव का रूप कोलैप्स हो जाता है और सरफेस पे होल या डिप्रेशन बन जाते हैं। अब बात करते हैं वैली सिंक। जब सिंक होल और डोलाइंस मर्ज हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो एक लॉन्ग और नैरो ट्रेंच बनती है जो वैली सिंक या ओवालास कहलाती है। ये फॉर्मेशन तब होता है जब मटेरियल स्लम्प होते हैं या केव रूप कोलैप्स हो जाते हैं। अब लेपिस और रिजेज। लेपिस या रिजेज ये इरेगुलर लाइमस्टोन सरफेस होते हैं जो पॉइंट, ग्रूव्स और रिजेज से कवर होते हैं। ये डिफरेंशियल सॉल्यूशन एक्टिविटी के कारण बनते हैं जब लाइमस्टोन के पैरेलल या सब पैरेलल ज्वाइंट्स के एलोंग वाटर डिसॉल्व करती है। अब केव्स और केवर्न्स। केव्स या केवर्न्स क्या होता है? ये उन एरिया में बनते हैं जहां अल्टरनेटिव रॉक्स लेयर होते हैं, जैसे लाइमस्टोन जो दूसरे रॉक टाइप के बीच होता है। कुछ केव्स के दो ओपनिंग होते हैं जिसे हम टनल कहते हैं। पोनोट्स। पोनोट्स ये वर्टिकल पाइपलाइन चेस्ट या पैसेंजर होते हैं जो कैप्स और सोलो होल्स को कनेक्ट करते हैं। ये सिंक होल्स के थ्रू बनते हैं जब कार्बोनेट रॉक डिसॉल्व होते हैं और अंडरग्राउंड पैसेजेस बन जाते हैं। पोनोट्स वर्टिकल पैसेजेस कनेक्ट कैब और स्लो होते हैं। नेचुरल ब्रिजेज। नेचुरल ब्रिजेज ये उन लाइमस्टोन एरिया में बनते हैं जहां केव रूफ कोलैप्स होते हैं या सरफेस स्ट्रीम सब टेरेन स्ट्रीम में बदल जाती है। ये वैली बनते हैं जो ग्राउंड के नीचे होती है और ये नेचुरल ब्रिजेज के फॉर्मेशन में दिखती है। अब बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के थ्रू बनते हुए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में समझेंगे। जब ग्राउंड वाटर का फ्लो रुकता है, वाटर इवापोरेट होते हैं या फिर सॉल्यूशन कैपेसिटी कम हो जाता है, तब डिपॉजिट होता है और नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ये लैंडफॉर्म्स खासकर लाइमस्टोन केव्स में देखे जाते हैं। चलिए समझते हैं कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। स्टेलेक्टाइट्स। स्टेलेक्टाइट्स क्या होता है? ये केव सीलिंग से हैंगिंग फॉर्मेशन होता है। ये ब्रॉड बेस से टेपर होते हैं, यानी नीचे की तरफ इनकी साइज छोटी हो जाती है। ये ड्रिपिंग वाटर के थ्रू बनते हैं जो लाइमस्टोन से मिनरल्स को ले जाती है और ये केव सीलिंग पर डिपॉजिट हो जाते हैं। स्टेलेगमाइट्स। स्टेलेगमाइट्स ये केव फ्लर से राइज करते हैं, यानी ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये ड्रिपिंग वाटर जो केव सीलिंग से गिरते हैं उससे लाइम स्टोन डिसॉल्व होता है और ये फ्लर पर डिपॉजिट हो जाता है। पिलर। पिलर क्या होता है? जब स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स एक दूसरे को फ्यूज कर लेते हैं तो एक पिलर बन जाते हैं। ये दोनों फॉर्मेशन मिलके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो केव में देखने को मिलता है। ड्रिप स्टोन्स। ड्रिप स्टोन क्या होता है? ये कैल्साइट डिपॉजिट होते हैं जो ड्राई केव में ड्रिपिंग वाटर के थ्रू बन जाते हैं। जब वाटर केव सीलिंग से गिरता है तो कैल्साइट डिपॉजिट हो जाता है और ये ड्रिप स्टोन के रूप में केव में देखने को मिलता है। ड्रेप्स और कर्टेन्स। ड्रेप्स या कर्टेन ये नीडल से ड्रिप स्टोन होते हैं जो केव सीलिंग से लटकते हैं। ये फॉर्मेशन थिन और कर्टेल लाइक दिखते हैं जो केव के अंदर काफी ब्यूटीफुल लगते हैं। हेलिक्टाइट्स और हेलिगमाइट्स। हेलिक्टाइट्स और हेलिगमाइट ये ड्रिप स्टोन होते हैं जो साइडवेज ग्रो करते हैं, यानी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ते हैं। हेलिक्टाइट्स स्टेलेक्टाइट्स से साइडवे ग्रो करते हैं और हेलिगमाइट्स स्टेलेगमाइट्स से साइडवे बढ़ते हैं। कुछ ग्लोबुलर हेलिक्टाइट्स को हम ग्लोबुलाइट्स
भी कहते हैं। अब फ्लो स्टोन क्या होता है? ये केव फ्लोर पे डिपॉजिट होते हैं जब वाटर सीपेज या वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ स्टेलेगमाइट के थ्रू मिनरल डिपॉजिट होते हैं। ये थिन लेयर ऑफ कैल्साइट होते हैं जो केव फ्लोर पे स्प्रेड हो जाते हैं। अब लाइमस्टोन पेवमेंट एंड अदर फीचर्स को देखते हैं। लाइमस्टोन पेवमेंट, लाइमस्टोन का सरफेस जहां पे ज्वाइंट और क्रैक होते हैं उनमें रेन वाटर जाके डिजोल्व होता है और ये क्रैक वाइडन हो जाता है। ये पेवमेंट काफी रज और अनइवन होता है। ग्राइक्स एंड क्लिंट्स, ग्राइक्स ये इनलार्ज क्रैक होते हैं जो लाइमस्टोन में सॉल्यूशन के थ्रू बनते हैं। क्लिंट्स ये आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक होते हैं जो ग्राइक्स के बीच में बनते हैं। अब चॉक लैंडफॉर्म्स, चॉक के लैंडफॉर्म्स लाइमस्टोन से थोड़े डिफरेंट होते हैं। चॉक एरिया में ज्यादा सरफेस ड्रेनेज नहीं होती है और ये वैली पहले रिवर के लिए यूज होती थी, वो अब ड्राई होती है। इन वैली को हम कॉम्बेस कहते हैं। अब बात करते हैं ग्लेशियर की। ग्लेशियर बड़े आइस के मास होते हैं जो लैंड पर मूव करते हैं। ये 10% अर्थ सरफेस को कवर करते हैं। ग्लेशियर की दो मेन टाइप होती है। कंटिनेंटल ग्लेशियर ये वास्ट प्लेन को कवर करती है जो माउंटेन के फुट पे होते हैं। पीडमोंट ग्लेशियर ये ग्लेशियर प्लेन पर स्प्रेड होती है जहां माउंटेन और प्लेन्स मिलते हैं। अब ग्लेशियल इरोजन प्रोसेस को देखते हैं। ग्लेशियर अपने पाथ को इरोजन करके बनाते हैं जो दो मेन प्रोसेस से होते हैं। प्लकिंग, इस प्रोसेस में ग्लेशियर अपने नीचे के रॉक को फ्रीज करती है, फिर ये आइस उन रॉक को टियर करके अपने साथ ले जाती है। ये प्रोसेस ग्लेशियर के बेस और साइड को इरोड करने में मदद करता है। एब्रेशन, इस प्रोसेस में ग्लेशियर अपने पाथ में स्ट्रेच और पॉलिश करता है। ये डेब्रिज यानी कि छोटे रॉक जो ग्लेशियर में फ्रीज होते हैं उनसे स्क्रैपिंग होती है और वैली फ्लोर को स्मूथ किया जाता है। अब स्नो लाइन वो एलिवेशन होता है जहां एवरेज टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग के नीचे रहता है, खासकर वार्मेस्ट मंथ में। इसका मतलब है ये लाइन उस हाइट को मार्क करती है जहां स्नो परमानेंट रहती है और मेल्ट नहीं होती। अब ग्लेशियर इरोजनल लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। ग्लेशियर के इरोजन से कुछ खास लैंडफॉर्म्स बनते हैं जो एब्रेशन, प्लकिंग और पॉलिशिंग के थ्रू बनते हैं। ग्लेशियर के नीचे कोर्स डेब्रिज भी होते हैं जो बेड रॉक और स्लाइड वॉल्स को इरोड करते हैं। फर्स्ट, सर्क्यू कोरी। सर्क्यू ये एक एम्फीथिएटर लाइक डिप्रेशन होता है जो ग्लेशियर वैली के हेड पे बना होता है। ये डीप, लॉन्ग और वाइड होता है और इसके वाल स्टिफ होते हैं। ये कॉनकेव शेप में होता है, मतलब ये अंदर की तरफ कर्व होता है। सर्क्यू के अंदर अक्सर लेग्स भी होते हैं जिन्हें टर्न लेग कहते हैं। ये एब्रेशन और प्लकिंग के प्रोसेस से बनता है। एग्जाम्पल, चंद्रा ताल, हिमाचल प्रदेश। एरेटिस, एरेटिस क्या होता है? जब दो कोरी अपोजिट साइड पे कट करते हैं तो उनके बीच में एक नाइफ एज रिज बनते हैं जिसे एरिटी कहते हैं। अगर तीन या ज्यादा सर्क्यू एक साथ कट करते हैं तो उनका रिसेशन एक एंगुलर हॉर्न या पिरामिडल पीक बनाता है। अब बर्ग्स चरंड, बर्ग्स चरंड ये एक डीप वर्टिकल क्रैक होता है जो ग्लेशियर के हेड पे, जहां ग्लेशियर स्नो फील्ड को छोड़ता है, वहां बनता है। इस क्रैक को रिमाए भी कहा जाता है। ये क्रैक ग्लेशियर के मूवमेंट और आइस के एक्सपेंशन के कारण बनता है। अब बात करते हैं ग्लेशियल वैली या ट्रफ। ग्लेशियल वैली या ट्रफ क्या होता है? जब ग्लेशियर अपने मूवमेंट से वैली को इरोड करता है तो वो वैली यू शेप हो जाते हैं। इस वैली के ब्रॉड फ्लोर और स्टीप साइड होते हैं।
ये वैली अक्सर डेब्रिज या मोरेन से भरी होती है और कभी कभी लेक्स भी मिलती है। टाइप्स ऑफ ग्लेशियल वैली को देखते हैं। रिबन लेक, फिंगर लेक, ट्रॉफ लेक भी कहते हैं इसे। ये लॉन्ग, डीप और फिंगर शेप लेक होते हैं जो ग्लेशियर ट्रफ में मिलते हैं। इन लेक का शेप रिबन या फिंगर की तरह होती है और ये ग्लेशियल इरोजन के बाद बनते हैं। हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली क्या होता है? जब आइस मेल्ट हो जाता है तो एक ट्रिब्यूटरी वैली जो मेन वैली से ऊपर होती है वो हैंग कर जाती है। इस वैली का स्ट्रीम जब मेन वैली से मिलता है तो वो वाटरफॉल बनाता है। एग्जाम्पल, हर की डून वैली, उत्तराखंड। एफजोर्ड। एफजोर्ड वो डीप ग्लेशियल ट्रफ होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड में सी वाटर से भर जाते हैं। ये एफजोर्ड ग्लेशियल वैली के फील्ड फॉर्म्स होते हैं जो सी वाटर के थ्रू फील हो जाते हैं। अब ग्लेशियल इरोजनल फीचर्स को देखते हैं। रोचे मॉन्टूनी। रोचे मॉन्टूनी एक रेजिस्टेंट रॉक हममॉक होता है जो ग्लेशियल इरोजन के बाद बनता है। इसका अपस्ट्रीम साइड स्मूथ होता है जो एब्रेशन के कारण होता है। डाउनस्ट्रीम साइड रफ होता है जो प्लकिंग के कारण रफ हो जाता है। क्रेग एंड टेल। क्रेग एक हार्ड रॉक का आउट क्रॉप होता है जिसका अपवर्ड स्लोप होता है। जब ग्लेशियर मूव करते हैं तो ये क्रेग आइस को रोक लेते हैं और लीवार्ड स्लोप को इरोजन से बचाते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू क्रेग का हार्ड रॉक एक्सपोज रहता है और टेल का सॉफ्ट रॉक इरोजन के बाद बन जाता है। अब पिरामिडल पीक, हॉर्न्स। हॉर्न्स या पिरामिडल पीक तब बनता है जब तीन या ज्यादा सर्क्यू एक दूसरे को कट करते हैं। ये साफ ट्रायंगुलर पीक बनते हैं जो ग्लेशियर इरोजन के कारण स्टीप और साफ हो जाते हैं। ये पीक ग्लेशियर के थ्रू शार्पेन हो जाते हैं और पिरामिडल शेप में दिखते हैं। अब नुनातक्स। नुनातक्स ये आइसोलेटेड पीक्स या माउंड होते हैं जो ग्लेशियर आइस से घिरे होते हैं। ये आइस मास के अंदर स्मॉल आइलैंड की तरह दिखते हैं। नुनातक्स टाइम के साथ ग्लेशियर लेटरल इरोजन और फ्रोस्ट एक्शन के कारण छोटे हो जाते हैं। अब बात करते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट लैंडफॉर्म्स। फर्स्ट, ग्लेशियर टिल्ट। जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वो अपने साथ जो अनसॉर्टेड डेब्रिज ले आते हैं उसे ग्लेशियल टिल्ट कहते हैं। ये डेब्रिज कोर्स यानी कि बड़े और फाइन पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है जो एंगुलर और सब एंगुलर रॉक से बना होता है। ये टिल अनसॉर्टेड होता है यानी कि साइज के हिसाब से कोई सॉर्टिंग नहीं होती। आउटवाश डिपॉजिट। आउटवाश डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो ग्लेशियर के मेल्ट होने के बाद मेल्ट वाटर स्ट्रीम के थ्रू कैरी किए जाते हैं। जब मेल्ट वाटर स्ट्रीम रॉक डेब्रिस को अपने साथ ले जाती है तो वो सॉर्टेड होते हैं। ये डिपॉजिट ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ग्लेशियर और वाटर के इंटरेक्शन से बनता है। आउटवाश प्लेन। आउटवाश प्लेन्स वो प्लेन्स होते हैं जो ग्लेशियल माउंटेन के फुट के पास ब्रॉड फ्लैट एलुवियल फेंस के फॉर्म में बनते हैं। ये फेंस जब ज्वाइन होते हैं तो आउटवाश प्लेन्स बनते हैं जो ग्रेवल, सिल्ट, सैंड और क्ले से कवर होते हैं। ये प्लेन्स ग्लेशियर के मेल्ट होने के बाद ग्लेकियो फ्लूवियल डिपॉजिट से बने जाते हैं। ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स स्मूथ ओवल शेप हिल होते हैं जो रॉक और डर्ट से बने होते हैं। इनकी शेप ओवल होती है और ये हिल टू इंड के साथ बनते हैं। स्टोस इंड। ये इंड फ्लेटर और स्टिफर होता है। टेल इंड। ये इंड राउंडेड होता है। ड्रमलिन्स अक्सर क्लस्टर में मिलते हैं जिसे बास्केट ऑफ एग्स ट्रोफोग्राफी कहते हैं। ये ग्लेशियर डिपॉजिट के रिजल्ट होते हैं। अब केटल लेक। जब ग्लेशियर के किसी हिस्सा में
स्टेगनेंट आइस रहता है तो उसके मेल्ट होने के बाद एक डिप्रेशन बनता है जिसे केटल लेक कहते हैं। लार्ज केटल्स में कई बार हमोक यानी कि छोटे मॉड भी मिलते हैं। अब एफ जोड्स डीप नैरो और इलोंगेटेड सी इनलेट होते हैं जो स्टीप क्लिफ्स के साथ सराउंडेड होते हैं। ये यू शेप ग्लेशियर वैली जब सी लेवल से सबमर्ज हो जाते हैं तो एफजोर्ड बनाते हैं। एफजोर्ड ग्लेशियर जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस से के कम्बिनेशन से बनते हैं। अब मोरेन्स मोरेन्स लॉन्ग रिजेज होते हैं जो ग्लेशियर टिल्ट से बनते हैं। ये मोरेन्स ग्लेशियर के पोजीशन के हिसाब से अलग अलग नाम के होते हैं। फर्स्ट, टर्मिनल मोरेन्स। ये मोरेन्स ग्लेशियर के इंड पे बनते हैं। लेटरल मोरेन्स, ये मोरेन्स ग्लेशियर के साइड पे बनते हैं जो ग्लेशियर वैली के पैरेलल होते हैं। ग्राउंड मोरेन, ये मोरेन वैली फ्लोर पे बनते हैं जब ग्लेशियर रैपिडली रिट्रीट करते हैं। मेडियल मोरेन, ये मोरेन ग्लेशियर के सेंटर में बनते हैं। अब स्कर्स स्नोइस रिड्ज होते हैं जो मेल्टेड वाटर स्ट्रीम के थ्रू बन जाते हैं। जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो बेनेथ ग्लेशियर वाटर का फ्लो होता है जो कोर्स मटेरियल को अपने साथ ले जाता है। जब ग्लेशियर वेनिश हो जाता है तो ये मटेरियल स्नोइस रिड्ज के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं जिसे स्कर कहते हैं। अब बात करते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स की। कोस्टल लैंडफॉर्म्स वो लैंडफॉर्म होते हैं जो कोस्टल इरोजन और डिपोजिशन के थ्रू बनते हैं। ये प्रोसेस वेव टाइड्स, करंट और सेडिमेंट अवेलेबिलिटी के इन्फ्लुएंस से होते हैं। आज हम समझेंगे कैसे इरोजन और डिपोजिशन कोस्टल लैंड को शेप करते हैं। की प्रोसेस ऑफ कोस्टल इरोजन। फर्स्ट, हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब है जब मूविंग वाटर कोस्टल रॉक को डिसइंटीग्रेट यानी कि डिसइंटीग्रेट करता है। जब वेव्स रॉक पे स्ट्राइक करती है तो वाटर के प्रेशर से रॉक ब्रेक होता है। ये प्रोसेस इरोजन को एक्सेलरेट करता है। एब्रेशन या कोरेशन तब होता है जब मेराइन वेव जैसे समुद्र की लहरें अपनी साथ सैंड, पेबल्स और बोल्डर्स ले जाती है और ये रॉक को इरोड करती है। ये प्रोसेस बेड रॉक को स्मूथ या वियर कर देती है। एट्रिशन एक मैकेनिकल वियर प्रोसेस है जिसमें रॉक फ्रेगमेंट एक दूसरे से टकराते हैं और उनका साइज छोटा हो जाता है। इससे छोटे और स्मूथ पार्टिकल्स बनते हैं जो और भी इरोजन करते हैं। कोरोजन या सॉल्यूशन केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोस्टल रॉक, खासकर कार्बोनेट रॉक जिसमें लाइमस्टोन होते हैं, केमिकली अल्टर हो जाते हैं। ये प्रोसेस वाटर और मिनरल के इंटरेक्शन से होती है जो रॉक को डिसॉल्व कर देती है। अब टाइप्स ऑफ कोस्ट को देखते हैं। कोस्ट को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है जहां इरोजन या डिपॉजिट डोमिनेट करते हैं। फर्स्ट, हाई रॉक की कोस्ट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में होता है। इरोजनल फीचर्स डोमिनेट करती है। ये कोस्ट हाईली इरेगुलर होता है जहां कोस्ट का शेप हाईली इंटेंडेंट होता है। वेव एक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि ये ग्लेशियल वैली तक रीच करते हैं और इन वैली में वाटर का एक्सटेंशन होता है। कोस्ट लाइन पर एफजोर्ड मिलते हैं जो ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनते हैं। इरोजन फीचर्स जैसे बैरियर बार और स्पीट भी मिलते हैं जो बेस को ब्लॉक कर देते हैं और इससे लेगून्स बनते हैं जो टाइम के साथ फिल होकर कोस्टल प्लेन्स बन जाते हैं। लो सेडिमेंट्री कोस्ट ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। डिपोजिशन ज्यादा होता है और ये कोस्ट स्मूथ और फ्लैट होते हैं। डिपोजिशनल फीचर्स जैसे कोस्टल प्लेन्स, बार, स्पीट्स, लेगून्स और डेल्टास डोमिनेट करते हैं। ये कोस्ट जेंटली स्लोप करते हैं वाटर की तरफ और मार्शेस और स्वैम्प भी हो सकते हैं। लेगून्स और टाइडल क्रीक्स भी कॉमन होते हैं जो
सेडिमेंट डिपॉजिट के थ्रू बनते हैं। अब बात करते हैं कोस्टल इरोजनल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेव्स और वाटर कंटिन्यूसली रॉक को इरोड करते हैं और ये प्रोसेस कोस्टल लैंडफॉर्म्स को सेव करता है। आज हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो कोस्टल एरिया में बनते हैं। फर्स्ट, कैप्स एंड बेज। कैप्स और बेज उन कोस्ट लाइन पे बनते हैं जहां हार्ड रॉक जैसे ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और सॉफ्ट रॉक अल्टरनेट लेयर में प्रेजेंट होते हैं। जब वेव्स इन रॉक पर लगती है तो सॉफ्ट रॉक जल्दी इरोड हो जाती है और हार्ड रॉक ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और परसिस्ट करते हैं। सॉफ्ट रॉक को इरोड करके इनलेट्स, कॉप्स या बेज बन जाते हैं, जबकि हार्ड रॉक हेडलैंड या कैप्स बन जाते हैं। कैप्स वो प्रोट्रूडिंग लैंडफॉर्म होते हैं जो वाटर के अंदर जाते हैं और बेज वो कॉनकेव लैंडफॉर्म होते हैं जो वाटर से घिरे हुए होते हैं। अब वेव कट क्लिफ्ट। वेव कट क्लिफ्ट तब बनते हैं जब वेव्स कंटिन्यूसली रॉकी कोस्ट पर फोर्सफुली ब्रेक होती है। ये वेव्स इरोजन करते हैं और क्लिफ को बना देते हैं। जब वेव क्लिफ्स के अगेंस्ट लगती है तो उनका इरोजन होता है और क्लिफ्स रेसीड करता है। वेव कट प्लेटफॉर्म भी बनते हैं जहां इरोडेड मटेरियल डिपॉजिट होते हैं और ये प्लेटफॉर्म्स क्लिफ के नीचे फ्लैट सरफेस बन जाते हैं। अब वेव कट टेरेसेस। वेव कट टेरेसेस फ्लैट प्लेटफॉर्म होते हैं जो क्लिफ्स के बेस पर बनते हैं। ये प्लेटफॉर्म रॉक डेब्रिस से बने होते हैं। ये टेरेसेस वेव हाइट से ऊपर एलिवेट होते हैं और इनका फॉर्मेशन तब होता है जब वेव्स क्लिफ के नीचे इरोजन करते हैं। ये लैंडफॉर्म वेव कट क्लिफ्स और प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर कोस्टल एरिया में डोमिनेंट इरोजन फीचर्स बन जाते हैं। कैप्स। कैप्स उन क्लिफ्स में बनते हैं जहां वेव्स और रॉक डेब्रिस का इम्पैक्ट होता है। वेव्स क्लिफ्स को इरोड करते हैं और होलो यानी कि गड्ढे बन जाते हैं जो इवेंचुअली कैप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे ये केव ग्रो करते हैं उनके रूप कोलैप्स होते हैं और एक स्टेक फॉर्म होता है। सी स्टेक वो रेजिलेंट रॉक मासेस होते हैं जो ओरिजिनली क्लिफ्स या हिल का पार्ट होते हैं, लेकिन इरोजन के बाद ये रॉक शोर से थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं। ये स्टेक क्लिफ्स के पार्ट होते हैं जो वेव्स के इम्पैक्ट से अलग हो जाते हैं और एक अलग रॉक मास बन जाते हैं जो वाटर के अंदर दिखते हैं। स्टम्प्स उन सी स्टेक का फाइनल स्टेज होता है। जैसे जैसे सी स्टेक इरोजन के थ्रू रिमूव होते हैं उनका साइज कम हो जाता है। स्टम्प्स उन वर्टिकल रॉक पिलर का रिमेनेंट होते हैं जो सी लेवल के ऊपर दिखते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इरोड हो चुके होते हैं। वेव कट प्लेटफॉर्म। वेट कट प्लेटफॉर्म वो फ्लैट सरफेस होते हैं जो क्लिफ्स के सामने बनते हैं। ये प्लेटफॉर्म स्लाइटली कॉनकेव होते हैं और वेव पॉन्डिंग से बनते हैं। जब वेव क्लिफ के सामने लगती है तो उनका कंटिन्यूअस इम्पैक्ट इन फ्लैट सरफेस को सेव करता है। ये प्लेटफॉर्म्स लॉन्ग टर्म इरोजन का रिजल्ट होता है। आर्च एजेस नेचुरल रॉक फॉर्मेशन होते हैं जो तब बनते हैं जब कैप्स अपोजिट साइड ऑफ ए हैंडलैंड के मर्ज हो जाता है। ये आर्चेस टाइम के साथ बनते हैं जब इरोजन से कैप एक दूसरे से मिल जाती है और एक आर्चेस से बनते हैं। अब बात करते हैं कोस्टल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स उन फीचर्स को कहते हैं जो वेव्स और टाइड्स के एक्शन से सेडिमेंट को डिपोजिट करने के बाद बनते हैं। आज हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो कोस्टल एरिया में बनते हैं। फर्स्ट, बीचेज। बीचेज एक टेम्पोररी लैंडफॉर्म होती है जो सैंड और पेबल से बनती है। ये शोर लाइन पर डिपोजिट होते हैं। बीचेज का साइज और कंपोजिशन सीजनल चेंज के साथ चेंज हो सकता है क्योंकि वेव्स कंटिन्यूसली सैंड और पेबल्स को मूव करते रहते हैं।
बीचेस जनरली सैंड या सिंगल से बनते हैं और ये कोस्टल एरिया में सबसे कॉमन लैंडफॉर्म्स हैं। अब ड्यून्स ड्यून्स वो सैंड रिज होते हैं जो बीच सरफेस के जस्ट बिहाइंड डिपॉजिट होते हैं। ये सैंड बीच से लिफ्ट होकर वहां डिपॉजिट होते हैं। ड्यून्स टाइपिकली लो सेडिमेंट्री कोस्ट पर बनते हैं और ये कोस्ट लाइन के पैरेलल लॉन्ग रिज की फॉर्म में दिखते हैं। ड्यून्स कोस्टल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और विंड के एक्शन से कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। अब ऑफशोर बार एक सैंड और सिंगल का रिज होता है जो सी के ऑफशोर जोन में बनते हैं। ये बार्स कोस्टलाइन के पैरेलल बनते हैं और स्टॉर्म और सुनामी के अगेंस्ट पहली डिफेंस प्रोवाइड करती है। ऑफशोर बार वाटर बॉडी को कोस्टलाइन से थोड़ा दूर करते हैं और सेडिमेंट को डिपॉजिट करते हैं। अब बैरियर बार ऑफशोर बार के सिमिलर होते हैं, लेकिन ये सैंड के एक्युमुलेशन के बाद एक्सपोज हो जाते हैं। ये बार कोस्टल एरिया में लेगून बनाने में मदद करते हैं जब ये बे के माउथ को ब्लॉक कर देते हैं। स्पिट्स इलोंगेटेड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं जो कोस्टलाइन से वाटर बॉडी के अंदर एक्सटेंड करते हैं। स्पिट्स लॉन्ग शोर ड्रिप के प्रोसेस से बनते हैं जहां वेव सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं और उन्हें कोस्ट पर डिपॉजिट करते हैं। जब स्पिट्स और बैरियर बार बे के माउथ को ब्लॉक करते हैं तो लेगून्स बन जाते हैं। अब टोम्बोलोस वो लैंडफॉर्म होते हैं जो आइलैंड और मेनलैंड या दूसरे आइलैंड से कनेक्ट करते हैं। ये सेडिमेंट डिपॉजिट के थ्रू बनते हैं जब वेव्स और टाइड्स सेडिमेंट को डिपॉजिट करते हैं और जनरली दोनों लैंड मासेस को कनेक्ट करते हैं। अब लेगून्स सोलो ब्रैकिश वाटर बॉडीज होते हैं जो बैरियर आइलैंड या स्पिट के बीच में बनते हैं। लेगून्स तब बनते हैं जब सैंड बार या स्पिट एक एरिया को वाटर से इनक्लोज कर लेता है। ये वाटर बॉडी क्लोज होती है और फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर का मिक्सचर होता है। एस्चुरीज कोस्टल वाटर बॉडीज होते हैं जहां फ्रेश वाटर और सी वाटर का मिक्सचर होता है। ये उन जगहों पर बनते हैं जहां रिवर और स्ट्रीम अपना पानी सी में डालती है। स्टोरेज का डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये यूनिक हैबिटेट क्रिएट करता है जहां मेराइन लाइफ फ्लरिश करती है। मड फ्लैट्स सॉफ्ट मडी सेडिमेंट होते हैं जो लो टाइड के टाइम एक्सपोज होते हैं। ये एरिया टाइड के एक्शन से कंस्टेंटली चेंज होती है और सेडिमेंट डिपॉजिट से बनते हैं। मड फ्लैट कोस्टल रीजन में इंपॉर्टेंट हैबिटेट होते हैं। साल्ट मार्शेस कोस्टल वेटलैंड होते हैं जहां साल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन ग्रो करती है। ये वेटलैंड फाइन सेडिमेंट के डिपॉजिट से बनते हैं जो टाइडल वाटर के थ्रू कोस्टल एरिया में आते हैं। साल्ट मार्शेस एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल जोन है जहां मेराइन लाइफ काफी थ्राइव करती है। अब स्ट्रेट एक नेचुरली फॉर्म वाटर वे होता है जो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। ये नैरो पैसेज है जो सी या ओशियन के बीच होता है, जैसे पाल्क स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करती है। इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो दो लार्जर लैंड मास को कनेक्ट करता है और उसके दोनों साइड पर वाटर होता है, जैसे इस्थमस ऑफ पनामा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। अब गल्फ और बेज दो वाटर फॉर्मेशन होते हैं जो कोस्ट लाइन पर मिलते हैं, लेकिन दोनों में साइज और शेप में डिफरेंसेस होते हैं। गल्फ लार्जर और मोर एक्सटेंसिव इंडेंटेशन होते हैं कोस्ट लाइन का और इसका इंट्रेंस नैरो हो सकता है। बेस स्मॉलर और सोलोवर होता है और मोर ओपन कनेक्शन होता है ओशियन से। अब बात करते हैं
वाटर सॉरी विंड एंड डेजर्ट लैंडस्केप। विंड डेजर्ट में एक मेजर फोर्स होती है जो इरोजन और डिपोजिशन दोनों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डेजर्ट में विंड का एक्शन बहुत पावरफुल होता है और ये इरोजन का प्रोसेस एक्सेलरेट करने में मदद करते हैं। समझेंगे कि कैसे विंड डेजर्ट में लैंडस्केप को शेप करती है और किस तरह से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। विंड रोल इन इरोजन को देखते हैं। विंड्स डेजर्ट रीजन में इरोजन करते हैं थ्रू टू मेन प्रोसेसेस। फर्स्ट, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है डस्ट और स्मॉल पार्टिकल्स को रॉक सरफेस से उठाना और रिमूव करना। जब विंड चलता है तो ये पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करता है और ये सैंड और सिल्ट लैंड को एब्रेशन करते हैं, यानी सरफेस को स्मूथ और इरोड करते हैं। इम्पैक्ट। इम्पैक्ट एक प्रोसेस है जिसमें सैंड रॉक सरफेस से कोलाइड करते हैं, बिल्कुल सैंड ब्लास्टिंग की तरह। जब सैंड रॉक पर इम्पैक्ट करती है तो ये सरफेस को इरोजन करने में मदद करती है और रॉक के ऊपर डीप मार्क या स्क्रैचेज छोड़ती है। अब 5 टाइप्स ऑफ डेजर्ट लैंडस्केप को देखते हैं। डेजर्ट में अलग अलग तरह के लैंडस्केप होते हैं जो विंड और इरोजन के एक्शन से बनते हैं। ये लैंडस्केप डेजर्ट जियोग्राफी को समझने में मदद करते हैं। फर्स्ट, हमादा रॉकी डेजर्ट। हमादा एक रॉकी डेजर्ट होता है जहां हार्ड रॉक और माउंटेन डोमिनेट करते हैं। ये एरिया स्मूथ फ्लैट और रॉकी होता है जहां सैंड कम होता है। रेग स्टोनी डेजर्ट। रेग डेजर्ट स्टोन और पेबल से भरा होता है। ये टाइप ऑफ डेजर्ट उन एरिया में होता है जहां सैंड की कमी होती है और सरफेस मोस्टली स्टोनी होते हैं। अर्ज सैंडी डेजर्ट। अर्ज या सैंडी डेजर्ट जहां सैंड ड्यून्स बनते हैं। अर्ज में सैंड काफी होती है और ये सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन विंड के थ्रू होता है। तुर्कस्तान में सैंडी डेजर्ट को कॉम भी कहा जाता है। वेटलैंड। वेटलैंड वो एरिया होते हैं जहां इरोजन के वजह से हिल बहुत ज्यादा इरोड हो जाते हैं। ये इरोजन मेनली रेन स्टॉर्म के थ्रू होता है जो गलीज और रिवाइंस बनते हैं। माउंटेन डेजर्ट। माउंटेन डेजर्ट उन रीजन में होता है जो हाईलैंड प्लेट्यू या माउंटेन रेंज पर होता है। ये डेजर्ट जनरली उन जगहों पर होते हैं जहां हाई अल्टीट्यूड और ड्राई कंडीशन होती है। अब डेजर्ट इरोजनल लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। विंड और इरोजन के थ्रू डेजर्ट में कुछ खास लैंडफॉर्म्स बनते हैं जो लैंडस्केप को यूनिक बनाते हैं। चलिए समझते हैं। पेडिमेंट एंड पेडिप्लेन्स। पेडिमेंट वो जेंटली इंक्लाइन रॉकी सरफेस होता है जो माउंटेन के बेस के पास होता है। इनके ऊपर थोड़ा डेब्रिस भी होता है। ये इरोजन का रिजल्ट होता है जो स्ट्रीम और सीट फ्लडिंग के थ्रू होता है। ओवर टाइम पेडिमेंट एक्सपेंड होते हैं और माउंटेन फ्रंट की जगह लो प्लेन्स बन जाते हैं जो पेडिप्लेन कहलाते हैं। पेडिप्लेन फ्लैट और फीचरलेस प्लेन होते हैं जहां माउंटेन की जगह इनसेलबर्ग यानी कि आइसोलेटेड हिल बनते हैं। अब जियोजेन टेबुलर मासेस होते हैं जिसमें सॉफ्ट रॉक के ऊपर रेजिस्टेंट रॉक का लेयर होता है। विंड एब्रेशन से सॉफ्ट रॉक इरोड होता है और हार्डर रॉक रिज के रूप में स्टैंड करते हैं। ये प्रोसेस डीप फरो बनाते हैं। जियोजेन जनरली ट्यूबुलर शेप में होते हैं और उनके ऊपर हार्ड रॉक का लेयर होता है जो एक्सपोज होता है। यार्डेंग्स। यार्डेंग्स वो लैंडफॉर्म होते हैं जिसमें हार्ड और सॉफ्ट रॉक वर्टिकल बेंड में एलाइव होते हैं। ये रॉक प्रीवेलिंग विंड के डायरेक्शन में एलाइव होते हैं और विंड का एक्शन इन रॉक को शेप करता है। यार्डंग्स को विंड इरोजन से यूनिक शेप मिलती है जिसमें हार्ड और सॉफ्ट रॉक का कॉन्ट्रास्ट दिखता है। अब बात करते हैं विंड इरोजन एंड डेजर्ट लैंडफॉर्म्स। डेजर्ट में विंड का एक्शन इतना पावरफुल होता है कि इरोजन और डिपोजिशन दोनों को शेप करते हैं। चलिए समझते हैं।
प्लेयास प्लेयास सोलो लेक्स होते हैं जो बेसिन के सेंटर में बनते हैं जहां माउंटेन और हिल्स होते हैं। ये लेक्स शॉर्ट लिव होते हैं क्योंकि यहाँ हाई इवापोरेशन रेट होती है। इस वजह से वाटर रिटेंशन काफी कम होता है। प्लेयास में आपको अक्सर साल्ट डिपॉजिट मिलते हैं जो इवापोरेशन के प्रोसेस से बनते हैं। एग्जाम्पल सालार डे यूनी इन बोल्विया, जो दुनिया का लार्जेस्ट साल्ट प्लेट है, एक टिपिकल प्लाया है। डिप्लेशन होलो एंड कैप्स डिप्लेशन होलो वो सोलो डिप्रेशन होते हैं जो विंड ब्लो सेंड और परसिस्टेंट विंड करंट के थ्रू बनते हैं। विंड ड्राइवन सेंड रॉक सरफेस को एब्रेशन करता है जिससे ब्लो आउट या डिप्रेशन बनते हैं। अगर ये डिप्रेशन और डीपर हो जाता है तो कैप भी बन सकता है। मेसेस एंड बट्स मासेस एक फ्लैट टेबल लाइक लैंड मास होता है जो रेजिस्टेंट हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर से बनते हैं। इनके साइड काफी स्टीप होते हैं। डिनोडेशन के थ्रू यानी विंड और वेदरिंग से मेसास को ग्रेजुअली इरोड किया जाता है। ये प्रोसेस मेसास को आइसोलेटेड फ्लैट टॉप हिल्स में बदल देता है जिसे बट्स कहा जाता है। इंजेल बर्ड्स वो आइसोलेटेड हिल होते हैं जो स्टीप स्लोप्स और राउंडेड टॉप्स के साथ दिखते हैं। ये मोस्टली ग्रेनाइट या जिनेइस से बनते हैं और ये प्लेट्यू का रेलिक होते हैं जिसे टाइम के साथ इरोजन ने ऑलमोस्ट इंटायरली इरोड कर दिया होता है। इंजेलबर्ग्स एक तरह से प्लेट्यू के साथ बाकी हिस्से होते हैं जो इरोजन की वजह से आइसोलेटेड हिल बन जाते हैं। अब डिप्लेशन होलो एक सोलो डिप्रेशन होते हैं जो विंड के थ्रू बनता है जब अनकंसोलिडेटेड मटेरियल को विंड उठा ले जाती है। ये डिप्रेशन कभी कभी ओएसिस या स्वैम्प्स में बदल जाते हैं जहां वाटर सिप होता है और ये एरिया ग्रीन हो जाता है। मशरूम ट्रेड एंड पेडेस्टल रॉक विंड का इफेक्ट रॉक पर काफी इंटरेस्टिंग शेप बनाता है। कुछ कॉमन शेप्स हैं जैसे मशरूम रॉक। ये रॉक काफी यूनिक होते हैं जिसमें एक सिलेंडर स्टॉक और राउंडेड पियर शेप कैप होता है। ये शेप विंड इरोजन के थ्रू बनता है। मशरूम रॉक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अपर पार्ट रेजिस्टेंट रॉक होता है जो नीचे के सॉफ्टर रॉक से ज्यादा इरोड होता है। टेबल रॉक्स टेबल रॉक्स वो फ्लैट टॉप रॉक्स होते हैं जिनके ऊपर ब्रॉड और फ्लैट सरफेस होता है। ये भी विंड इरोजन के रिजल्ट होते हैं जिनमें अपर लेयर ज्यादा रेजिस्टेंट होती है। पेडेस्टल रॉक टॉल पिलर की तरह दिखता है। इनका बेस यूजुअली नैरो होता है और अपर पार्ट ज्यादा ब्रॉड और रेजिस्टेंट होता है। ये विंड इरोजन के थ्रू बनते हैं। अब बात करते हैं डेजर्ट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डेजर्ट में विंड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और विंड के एक्शन से कई यूनिक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। लैंडफॉर्म्स को समझेंगे जो सैंड ड्यून्स और बजाडास की फॉर्म में दिखते हैं। ये लैंडफॉर्म्स डेजर्ट की लैंडस्केप को शेप करते हैं। आइए समझते हैं। सैंड ड्यून्स डेजर्ट में सैंड ड्यून्स बनते हैं जब सैंड और विंड का इंटरेक्शन होता है। ड्राई और हॉट डेजर्ट इसके लिए आइडियल होते हैं क्योंकि यहाँ पर सैंड अवेलेबिलिटी और विंड दोनों मिलते हैं। ड्यून्स फॉर्मेशन के लिए ऑब्स्टेकल्स भी जरूरी होते हैं जो सैंड को एक्युमुलेट करती है। टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स को देखते हैं। बार्चन्स क्रेसेंट शेप ड्यून्स होते हैं जिसमें विंग्स विंड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये ड्यून्स तब बनते हैं जब विंड एक डायरेक्शन में कांस्टेंट ब्लो करते हैं और सैंड का सप्लाई मॉडरेट होता है। क्रेसेंट शेप विथ हॉर्न्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द विंड। पैराबोलिक ड्यून्स रिजर्व बर्चन्स होते हैं, मतलब इनका शेप बर्चन्स के अपोजिट होता है।
ये ड्यून्स तब बनते हैं जब वेजिटेशन काफी होती है जो सैंड को होल्ड करने का काम करती है और विंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है। इसके फीचर्स है यू शेप की होती है। अब शिप ड्यून्स बर्चन्स की तरह होते हैं लेकिन इनमें सिर्फ एक विंग होता है। ये ड्यून्स तब बनते हैं जब विंड डायरेक्शन शिफ्ट होता है और एक साइड से सैंड एक्युमुलेट होता है। इसकी की फीचर्स ये है कि वन विंग लॉन्ग एंड नैरो होता है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स लॉन्ग रिड्ज की तरह होते हैं जो विंड के डायरेक्शन में अलाइव होते हैं। ये ड्यून्स तब बनते हैं जब सैंड सप्लाई कम होती है और विंड का डायरेक्शन कांस्टेंट होता है। ट्रांसवर्स ड्यून्स वो ड्यून्स होते हैं जो विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अलाइव होते हैं। ये ड्यून्स तब बनते हैं जब सैंड का सप्लाई ज्यादा होता है और विंड का डायरेक्शन भी कॉन्सिस्टेंट होता है। अब बाजाडस वो डिपोजिशनल प्लेन होते हैं जो मॉडरेट स्लोप पर बनते हैं और प्लाया और पेडिमेंट के बीच लोकेट होते हैं। ये प्लेन्स तब बनते हैं जब एलुवियल फेन्स कंबाइन हो जाते हैं। एलुवियल फ्लेन्स वो फेन शेप डिपॉजिट होते हैं जो माउंटेन के फुट पर होता है जब स्ट्रीम और रिवर का वाटर स्पीड डिक्रीज हो जाता है। बाजाडस लार्ज एरिया को कवर करते हैं और ये डेजर्ट की फ्लैट प्लेन्स होते हैं जो ग्रेजुअली स्लोप करते हैं।